जी। असल में वो जूम का जो सेशन है ना 40 मिनट्स की उसकी लिमिट होती है, तो इसलिए हमें इसी तरह करना पड़ेगा, क्योंकि जो गूगल मीट है ना उस पर रिकॉर्डिंग की ऑप्शन नहीं है फ्री वर्जन में ना। तो इसलिए हमें जूम को यूज़ करना पड़ेगा। तो 40 मिनट्स के बाद या आई थिंक 30 मिनट्स में सेशन एंड हो गया, तो उसके बाद दोबारा उसी लिंक से आप सेशन को ज्वाइन कर लिया करें। अच्छा, मैं स्क्रीन शेयर कर लूँ। अच्छा, मैंने कैसे रन किया है इसको। आप यहाँ पर जब VS कोड अपना इंस्टॉल कर लेंगे ना, तो यहाँ पर एक्सटेंशंस पे जाके आपने C++ की एक्सटेंशन है, इसे डाउनलोड कर लेना है, ठीक है। ये वाली, एक तो ये वाली C++ वाली, इसको आपने इंस्टॉल कर लेना है। क्या, लाइव सर्वर वाली एक्सटेंशन जो है ना इसके लिए नहीं होती, वो बेसिकली होती है HTML के लिए। तो बस आपने C++ वाली एक्सटेंशन इंस्टॉल करना है, यहाँ आपको प्ले बटन मिलेगा। आप इस पर क्लिक करेंगे ना, तो ये आपका कोड रन हो जाएगा। यहाँ पर आपने एरो को क्लिक किया और रन कोड, ठीक है। तो इस तरह आप इसे रन कर सकते हैं। बाकी इंशाल्लाह मैं ना आपको एक ट्यूटोरियल शेयर करूंगा कैसे VS कोड को इंस्टॉल करना है और कैसे यूज़ करना है, वो आप लाजमी देख लीजिएगा। खैर, हम अब इस पे वापस आते हैं जो हम डिस्कस कर रहे थे। अच्छा, एक चीज रह गई थी, ये चीज हमने देख ली, ट्रांसलेशन हमने देख लिया क्या होती है, डिबगिंग क्या होती है। अच्छा, डिबगिंग क्या होती है, ये जो एरर हम एरर शो होता है ना, इसी को डिबगिंग कहते हैं। हमारे प्रोग्राम में जो एरर्स है ना, इसको डिबग एरर को एनालाइज करना, इस चीज को डिबगिंग कह रहे होते हैं। अच्छा, एक और चीज होती है एरर की टाइप्स, ठीक है। यहाँ पर हम उसको भी डिस्कस कर लेते हैं, एरर की टाइप्स क्या होती हैं। एरर बेसिकली तीन तरह का होता है, ठीक है। सबसे पहले है हमारे पास सिंटेक्स एरर, ठीक है। सिंटेक्स जैसे आप समझ रहे हैं कि जो आपके ग्रामर के रूल्स हैं इसके C++ के, जब आप उनको वॉयलेट करेंगे ना, तो उस टाइम जो एरर अकर होता है वो सिंटेक्स एरर होता है। मिसाल के तौर पे मैंने सेमी कॉलन यहाँ पे लगाया, चेक कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल मैं ना हेलो वर्ल्ड के बाद सेमी कॉलन नहीं लगाता। अब मैं इस प्रोग्राम को रन करता हूँ, ठीक है। सबसे पहले तो आप देखो, अभी मैंने रन नहीं किया तो उसने यहाँ पे ना रेड लाइन शो कर दी है, यानी यहाँ पर कहीं एरर है, ठीक है। लेकिन जब आप रन भी करोगे तो भी आपके पास यहाँ पर देखो, यहाँ पर वो आउटपुट नहीं दे रहा, इसने यहाँ पर एरर शो कर दी है। तो इसका मतलब है ये जो एरर आया ना, इसको सिंटेक्स एरर कहते हैं। और ये एरर क्यों आता है, ये कंपाइलर जो है ना, कंपाइलर के दो काम होते हैं। एक काम तो ये होता है कि वो अपनी आपकी लैंग्वेज को आपके प्रोग्राम को ट्रांसलेट करता है, और दूसरा काम उसका ये होता है कि आपकी जो एरर्स है ना, स्पेशली जो सिंटेक्स एरर है, वो आपके आइडेंटिफाई करता है। तो ये हमारे कंपाइलर ने हमारा एक एरर आइडेंटिफाई किया कि आपका यहाँ पर कोई मसला है, तो इसलिए यहाँ पर सेमीकोलन लगा लें। दूसरे टाइप का जो एरर होता है वो होता है लॉजिकल एरर। लॉजिकल एरर क्या होता है, लॉजिकल एरर वो होता है जो आपने प्रोग्राम लिखते हुए आपकी लॉजिक की गलती की वजह से हुआ है। लॉजिक क्या होता है, लॉजिक बिल्डिंग। कोई भी प्रॉब्लम है ना, प्रॉब्लम आपको दी हुई है, अब आपने उस प्रॉब्लम को सॉल्व करना है, तो उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आप लॉजिक को यूज करते हो, ठीक है। तो वो आपकी लॉजिक होती है। अब उस लॉजिक को यूज करते हुए आपने अपनी तरफ से कोई एरर कमिट कर दिया है, तो उसको लॉजिकल एरर कहते हैं, ठीक है। अब मिसाल, अच्छा, लॉजिकल एरर ज्यादा खतरनाक होता है सिंटैक्स एरर से, क्योंकि लॉजिकल एरर आपका कंपाइलर आइडेंटिफाई नहीं करता। कंपाइलर, आपका प्रोग्राम बिल्कुल ठीक रन होगा, लेकिन आपकी गलती की वजह से आपका आउटपुट ठीक नहीं आएगा। आगे चल के फॉर एग्जांपल हम ऑपरेटर्स पढ़ेंगे, ग्रेटर देन, लेस देन, आप लोगों ने पढ़ लिए होंगे यूनिवर्सिटी में। तो फॉर एग्जांपल मैंने कहीं पे ग्रेटर देन का ऑपरेटर यूज करना था, उसकी जगह मैंने लेस देन का ऑपरेटर यूज कर लिया, तो आउटपुट तो गलत हो गई ना। तो हालांकि कंपाइलर मुझे सही रन भी सही होगा, कोई एरर नहीं देगा, लेकिन मेरी आउटपुट गलत आएगी, जो रिक्वायर्ड आउटपुट है वो नहीं आएगी। तो मेरी लॉजिक में कहीं गलती है, उसको लॉजिकल एरर कहते हैं। और तीसरा एरर होता है रन टाइम एरर। रन टाइम एरर क्या होता है, अच्छा, आपके प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन के दो स्टेप्स होते हैं, जैसे मैंने पहले बताया ना, नंबर एक पे सबसे पहले वो कंपाइल होता है, दूसरे नंबर पर वो क्या होता है, एग्जीक्यूट होता है, या जिसे आप कह लो रन, ठीक है। कंपाइल में क्या होता है कि वो ट्रांसलेट होता है, कंपाइल किस स्पेलिंग, कंपाइल, कंपाइल में क्या होता है, वो ट्रांसलेट होता है। जैसे मैंने आपको बताया, हाई लेवल लैंग्वेज से लो लेवल लैंग्वेज में, ठीक है। जब वो ट्रांसलेट हो जाता है ना, ट्रांसलेट होने के बाद जैसे मैंने आपको स्टार्ट में बताया था ना, वो EXE फाइल जनरेट कर देता है। EXE फाइल का क्या मतलब है, एग्जीक्यूटेबल फाइल। अब उस फाइल ने एग्जीक्यूट होना है, रन होना है। तो जो दूसरा फेज है ना, उसको कहते हैं एग्जीक्यूशन, रनिंग, ठीक है। तो इस पहले फेज में जो एरर अकर होगा उसको सिंटेक्स एरर कहेंगे, जो कंपाइलर आपका आइडेंटिफाई करेगा। दूसरे फेज में जो आपका एरर होता है उसको एग्जीक्यूट रन टाइम एरर कहते हैं, ठीक है। यानी आपके रन टाइम पे जब प्रोग्राम रन हो रहा है, उस टाइम पे एरर अकर हो रहा है। इसके बहुत कॉमन एग्जांपल ये दी जाती है, फॉर एग्जांपल जब आप
किसी भी नंबर को 0 से डिवाइड करते हो ना अपने प्रोग्राम में, ठीक है, तो ये एक रन टाइम एरर की मिसाल है। ये कंपाइलर आपका ये एरर नहीं देगा, बल्कि रन टाइम पे जो आप जब एग्जीक्यूट करोगे उस टाइम ये एरर होगा, ठीक है, क्योंकि आपको पता है 0 से आप किसी भी नंबर को डिवाइड करते हो तो मैथ का रूल है वो इंडेफिनिट इनडिफाइन आ जाता है। तो ये एरर की टाइप्स हो गई। नेक्स्ट है, हमने एग्जीक्यूशन देख लिया क्या होता है, इम्प्लीमेंटेशन यही एग्जीक्यूशन रनिंग। फिर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हमने देख ली, हाई लेवल लो लेवल। हमने ट्रांसलेशन देख लिया, कंपाइलर इंटरप्रेटर असेंबलर। हमने मशीन कोड सोर्स कोड देख लिया, आईडी देख लिया, स्ट्रक्चर ऑफ सी प्लस प्लस इनपुट। अच्छा, यहाँ तक क्लियर है, कोई कंफ्यूजन? नो सर, ओके। समझ आ रही है? जी जी, आ रही है सर। अच्छा, नेक्स्ट आपके पास क्या है, हमने आउटपुट देख लिया कि हम अपने आउटपुट कैसे देते हैं कंसोल पे। अब हम देखते हैं इनपुट क्या होती है, इनपुट कैसे हम लेते हैं। इसी हम प्रोग्राम को आगे लेकर चलें अगर हम, बल्कि चलें हम नया प्रोग्राम बना लेते हैं, इसको हम करते हैं कमेंट। हम यहाँ पर एक नया प्रोग्राम बना लेते हैं। मैं आउटपुट देता हूँ एंटर टू नंबर्स, ठीक है। ये एक मैंने स्ट्रिंग लिखी है, ठीक है, स्ट्रिंग्स मैंने डबल कोट्स के अंदर लिखी है और यहाँ पे मैंने सेमीकोलन लगा दिया, तो मेरा स्क्रीन पे शो हो जाएगा क्या, एंटर टू नंबर्स, ठीक है। ये मेरा शो हो गया एंटर टू नंबर्स। लेकिन अब मैं नंबर कैसे एंटर करूँ, इनपुट के लिए तो मैंने कोई फंक्शन नहीं दिया। तो यहाँ पर अब मैं सी इन लिखूंगा, ठीक है, जैसे सी आउट है ना करेक्टर या कंसोल आउटपुट, तो ये है सी इन कंसोल इनपुट। यानी अब मैंने यूजर से जो इनपुट लेनी है ना, तो इसके लिए मैं सी इन नाम का फंक्शन यूज करूंगा। और ये भी मैंने किसकी मदद से किया, इसी लाइब्रेरी की मदद से किया, आईओ स्ट्रीम, ठीक है। और इसके लिए जो मैं ऑपरेटर यूज करता हूँ इसको कहते हैं एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर। ये इंसर्शन ऑपरेटर था और ये जो है ये मेरा एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर है। ये चीजें ऐसा इतनी इंपॉर्टेंट तो नहीं है, लेकिन आपके पेपर के हिसाब से वाले से इंपॉर्टेंट है। ऐसा वैसे इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है ये टर्म्स वगैरह, अगर आप भूल भी जाए तो कोई मसला नहीं है। हाँ, पेपर के हवाले से इंपॉर्टेंट है। अच्छा, उसके बाद क्या है कि मैं यहाँ पर लिख देता हूँ जो मैंने अब मैंने सी इन करवाना है यूजर से, मैंने इनपुट लेनी है, तो अब यहाँ पर कॉन्सेप्ट आता है वेरिएबल्स का, ठीक है। वेरिएबल क्या होते हैं, वेरिएबल बेसिकली आपका कंटेनर है, एक मेमोरी है जिसमें आप कोई चीज स्टोर करते हो, ठीक है। वेरिएबल एक कंटेनर है, एक मेमोरी है जिसमें आप अपने किसी भी चीज को स्टोर करते हो। क्योंकि आपको पता है आपका जितना डाटा है किसमें स्टोर होता है, मेमोरी में। अब मेमोरी में क्या होता है, मेमोरी में वेरिएबल्स होते हैं, जिन एक कंटेनर होता है जिसमें आप अपना डाटा स्टोर करवाते हो। अब आपने जो यूजर से इनपुट लेना है वो आपने किसी वेरिएबल में स्टोर कराना है, तो यहाँ पर कॉन्सेप्ट आता है वेरिएबल डिक्लेरेशन का। अब उस वेरिएबल का नाम आप डिक्लेयर करोगे कि वो किस वेरिएबल में मैंने उस डाटा को स्टोर करना है। फॉर एग्जाम्पल मैंने वेरिएबल जो है उसका नाम रख लिया मैंने num1, ठीक है। यहाँ पर इसको कहते हैं वेरिएबल डिक्लेरेशन, इसको क्या कहते हैं, वेरिएबल डिक्लेरेशन। अब क्या हुआ, मेरी मेमोरी में एक num1 नाम का एक वेरिएबल बन गया। उस वेरिएबल का नाम क्या है, num1। और उस वेरिएबल की जो डाटा टाइप है ना वो क्या है, वो इंट है। वेरिएबल को डिक्लेरेशन का अगर सिंटेक्स बताऊं तो पहले आपने लिखनी है डाटा टाइप, और फिर आपने क्या लिखना है, वेरिएबल का नाम, ठीक है, और सेमीकोलन। तो ये वेरिएबल डिक्लेयर करने का आपका सिंटेक्स है। सबसे पहले आपने लिखना है कि आप जो डाटा होल्ड करना चाह रहे हो अपने कंटेनर में वो डाटा किस तरह का है। आइदर वो एक इंटीजर है, आइदर वो फ्लोट है, कोई करेक्टर है, कोई बूल है। चलिए यहीं पे हम डाटा टाइप से अगर डिस्कस कर लें, डाटा टाइप्स आपकी कौन कौन सी हो सकती हैं। डाटा टाइप्स में बेसिकली आपकी जो है वो आ जाती हैं सबसे पहले इंट, ठीक है। इंट यानी इंटीजर, कोई आपका इंटीजर है, यानी कि जो आपके रियल नंबर्स नहीं है, पॉइंट के अलावा जो आपके नंबर हैं 0 1 2 3 4 5 या नेगेटिव नंबर्स हैं। सेकेंड नंबर पे आ जाते हैं आपके फ्लोट, जो आपके फ्लोटिंग पॉइंट नंबर हैं। एग्जांपल अगर मैं एक साथ साथ एक लिखता जाऊँ, जैसे 1 है, 0 है, -1 है, ठीक है, तो ये आपके इंटीजर्स आ गए। फ्लोट में क्या है, जो आपके रियल नंबर्स हैं, जो पॉइंट वाले नंबर्स हैं, 2.3 डेसिमल नंबर जो आपके होते हैं बेसिकली, 6.99, ठीक है। इसी तरह माइनस में अगर आप लिख लें 9.5, तो ये आपके फ्लोटिंग नंबर्स हैं। नेक्स्ट क्या होता है हमारे पास, करेक्टर। अच्छा, एक डबल भी होता है। डबल और फ्लोट में थोड़ा सा डिफरेंस है, डबल भी आपके पास रियल नंबर्स ही होते हैं, लेकिन इसमें ना प्रिसीजन हाई होती है। मिसाल के तौर पे आपके डेसिमल प्लेसेस ज्यादा हैं, जैसे 2.9999, तो हायर प्रिसीजन के लिए आप जो है ना डबल यूज करते हो। मोस्टली जो है ना फ्लोट ही यूज कर रहे होते हैं। अच्छा, नेक्स्ट होता है हमारे पास करेक्टर। करेक्टर क्या होता है, जो आपके करेक्टर्स हैं A B C, ठीक है, ये आ जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्या होता है आपके पास, स्ट्रिंग।
स्ट्रिंग क्या होती है? आपके कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर्स। मिसाल के तौर पे कोई वर्ड है, ठीक है, तो वो आ जाएगा आपके पास, जैसे हमने हेलो वर्ल्ड लिखा था, तो ये आपकी स्ट्रिंग हो गई। और एक लास्ट डेटा टाइप होती है आपकी बुलियन। बुलियन क्या होता है? बुलियन 0 1, ट्रू फॉल्स, ट्रू फॉल्स, सिर्फ यही दो आपकी वैल्यूज इसमें आ सकती हैं, ट्रू फॉल्स, या इसको आप 0 1 की फॉर्म में भी लिख सकते हो, 1 0, ट्रू के लिए 1 और 0 के लिए। ये आगे चल के ना यूज होते हैं बूलियन, ट्रू फॉल्स, ठीक है। तो ये 6 हमारी बेसिकली डाटा टाइप्स हैं। तो मैंने वेरिएबल को डिक्लेयर किया किस तरह से? मैंने क्या किया कि सबसे पहले मैंने डाटा टाइप लिखी, सर और डबल भी तो होती है। जी वो जी मैं डबल डबल ये, जी जी थर्ड नंबर पे मैंने डबल लिखा ना। इसका डिफरेंस मैंने आपको बताया फ्लोट से, ये है कि हायर प्रिसीजन के लिए, यानी अगर आपने बहुत ज्यादा पॉइंट्स के बाद डेसिमल प्लेसेस आपकी ज्यादा हैं, तो उसके लिए आप डबल यूज करते हो, ठीक है। और ये कैरेक्टर का क्या होता है? करेक्टर, जैसे करेक्टर आपके इंग्लिश के लेटर्स हैं ABC, तो उसके लिए आप करेक्टर यूज करते हो। सर ये ओके। डबल में पॉइंट के बाद जो डिजिट्स हैं वो सारे सेम होना जरूरी तो नहीं है नहीं ना? नहीं 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 नहीं, डिफरेंट हो सकते हैं, तो मैंने वैसे ही गलती से सेम हो गए, डिफरेंट हो सकते हैं, ठीक है। अच्छा, ठीक है। अच्छा नेक्स्ट क्या है? अब मैंने यहाँ पर एक वेरिएबल डिक्लेयर किया, ठीक है, जिसका नाम num1 है, और वो int टाइप का है, यानी इंटीजर टाइप का है, यानी यूजर से जो मैंने इनपुट लेनी है ना, वो इंटीजर टाइप की होगी। अब यहाँ पर मैं क्या लिख दूंगा? उस वेरिएबल का नाम, वेरिएबल का नाम है मेरा num1, ठीक है। तो जो मेरा इनपुट होगा, यूजर से जो मैं इनपुट लूंगा, वो मेरा num1 नाम के वेरिएबल में स्टोर हो जाएगा। अब यहाँ तो पहला नंबर आ गया, तो इसको मैं इस तरह कर देता हूँ, एंटर योर फर्स्ट नंबर। मैं यूजर से किया, कहा कि अपना पहला नंबर एंटर करो। जब वो पहला नंबर एंटर करेगा, तो मैंने उसे num1 नाम के वेरिएबल में स्टोर कर दिया, ठीक है। फिर मैं दोबारा आउटपुट दूंगा यूजर को कि एंटर योर सेकंड नंबर, एंटर योर सेकंड नंबर। जब मैंने सेकंड नंबर लिया, तो उसको भी मैंने किसी कंटेनर में, किसी वेरिएबल में स्टोर कराना है, तो उसके लिए भी मैं एक नया यहाँ पर वेरिएबल डिक्लेयर कर लूंगा। अब आपका दो तरीके हैं, आप इसी लाइन में भी कर सकते हो, एक न्यू लाइन भी आप ले सकते हो, यहाँ पर आपने नया वेरिएबल स्टोर करा दिया। लेकिन अच्छा तरीका यह है कि एक ही लाइन में आप जो है ना num1 और साथ ही आप इसके लिख दो num2, ठीक है। अगर आपकी डाटा टाइप सेम है, ठीक है, अगर num1 की डाटा टाइप भी इंटीजर है और num2 की भी, तो आप इस तरह लिखोगे। लेकिन अगर आपकी num2 की डाटा टाइप डिफरेंट है, जैसे फ्लोट है, तो आप फिर इसे अलग से लिखोगे, ठीक है। अभी हम एक ही डाटा टाइप रखते हैं दोनों की। तो अब मैंने क्या किया, एंटर सेकंड नंबर, तो यहाँ पर मैंने उसे num2 ले लिया, ठीक है। अब हम पहले इतना इसको रन करते हैं प्रोग्राम को। सबसे पहले इसको मैं पहले जो डिलीट कर दूं जो लिखा हुआ है, ये आ गया मेरे पास, एंटर योर फर्स्ट नंबर। मैंने क्या किया कि अपना पहला नंबर 4 एंटर कर दिया। एंटर योर सेकंड नंबर, मैंने अपना अगला नंबर 5 एंटर कर दिया, ठीक है। प्रोग्राम खत्म, क्योंकि आगे कुछ हो ही नहीं रहा। तो यहाँ तक हमारा इनपुट आउटपुट का कॉन्सेप्ट हो गया, ठीक है। नेक्स्ट हमारा कॉन्सेप्ट है ऑपरेटर्स का। ऑपरेटर्स क्या होते हैं? अब आपने अपने ये जो इनपुट लिया है, इस पे कोई सर्टेन प्रोसेसिंग करनी है, कुछ परफॉर्म करना है, ऑपरेशन परफॉर्म करना है। तो अब वो ऑपरेशन जो आप परफॉर्म करोगे ना, वो किसके थ्रू करोगे? वो ऑपरेटर्स के थ्रू करोगे। फॉर एग्जांपल, अब आपने ये जो यूजर से दोनों नंबर लिया ना, इनको आपने ऐड करना है। तो ऐड करने के लिए हम क्या यूज करते हैं? प्लस का ऑपरेटर, एडिशन ऑपरेटर, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, num1 जो मेरा पहला नंबर है, उसको मैंने ऐड कर दिया num2 में, ठीक है। अब मैंने num1 और num2 ऐड तो हो रहा है, लेकिन ऐड होने के बाद वो कहाँ पे स्टोर होगा? किसी कंटेनर की जरूरत है मुझे, अगेन एक वेरिएबल की जरूरत है। तो मैंने यहाँ पर एक नया वेरिएबल मैंने डिक्लेयर करना पड़ेगा मुझे। फॉर एग्जाम्पल, मैंने सम नाम का एक वेरिएबल डिक्लेयर कर दिया। तो अब मेरा जो सम है, इसको मैंने अपने इस नए डिक्लेयर्ड वेरिएबल में स्टोर करवा दिया। तो होगा क्या कि मेरा num1 और num2 ऐड होगा, ऐड होने के बाद वो स्टोर हो जाएगा सम नाम के एक वेरिएबल में। तो यहाँ पर आपके पास आता है ये वाला ऑपरेटर जो इज इक्वल टू है, इसे कहते हैं असाइनमेंट ऑपरेटर। क्या कहते हैं? असाइनमेंट ऑपरेटर। असाइन यानी आप किसी चीज को असाइन कर रहे हो किसी दूसरे को। आपने क्या किया, num1 और num2 का जो आंसर है, उसे असाइन कर दिया सम नाम के एक वेरिएबल में। इसलिए इस इज इक्वल टू को, अब इसको इज इक्वल टू नहीं कहते, ठीक है, इसको क्या कहते हैं? असाइनमेंट ऑपरेटर कहते हैं। इज इक्वल टू एक डिफरेंट ऑपरेटर है, जो हम आगे पढ़ेंगे। तो इसको आपने कभी भी इज इक्वल टू नहीं कहना, इसको आपने कहना असाइनमेंट ऑपरेटर। तो आपने क्या किया, असाइन कर दिया आपकी आंसर को सम नाम के एक फंक्शन में, ठीक है। अब आपने क्या किया, अब जो आंसर आया है, अब आपने उसे शो करना है यूजर को कि ये आपका आंसर आया है।
तो आपने क्या किया, दोबारा से सी आउट लिखा क्योंकि आपने आउटपुट देना है। यहाँ पे मैंने एक सेंटेंस लिख दिया, एक स्ट्रिंग लिख ली, योर आंसर इज। अब जो वेरिएबल है ना, उसको मैंने डबल कोट्स के अंदर नहीं लिखना। ये जो सम नाम का वेरिएबल है, इसको मैंने डबल कोट्स के बाहर लिखना है क्योंकि ये मेरी स्ट्रिंग का पार्ट नहीं है, ये मेरा एक वेरिएबल है। तो मैं दोबारा से यहाँ पर अपने इंसर्शन ऑपरेटर का साइन डालूंगा, यहाँ पर मैं लिखूंगा सम, ठीक है, और वहां पे मैं डबल कोट्स सेमीकोलन डाल दूंगा। अब मैं इसको रन करता हूँ। अच्छा, एंटर योर फर्स्ट नंबर, फॉर एग्जांपल मैंने 5 4, एंटर योर सेकंड नंबर 3, तो उसने योर आंसर इज 7। ठीक हो गया। सर अगर हम ये लास्ट वाला सी आउट ना लिखते तो वो सिंपल नंबर ही आउटपुट में दे देता बस। ये अगर हम ना लिखते ना, जैसे मैंने इसे कॉन्सेप्ट दिया, तो उसने कुछ आउटपुट देनी नहीं थी क्योंकि मैंने कुछ आउटपुट कराया ही नहीं। सिंपली उसने क्या करना था, मेमोरी में नंबर 1 और नंबर 2 ऐड होकर एक सम नाम के वेरिएबल में स्टोर हो गए हैं, लेकिन उसने आउटपुट नहीं कुछ देना था। रन करके अगर आप देखोगे तो आपने, फॉर एग्जाम्पल, सॉरी एक सेकेंड, एंटर योर फर्स्ट नंबर 2 मैंने एंटर किया, सेकंड नंबर 4, ठीक है, उसने आगे कुछ नहीं शो किया, कोई आउटपुट शो नहीं की, ठीक है। तो यहाँ पे आके प्रोग्राम रुक गया, मेमोरी में वो ऐड तो हो गया सम नाम के एक वेरिएबल में, लेकिन कुछ आउटपुट नहीं शो हुई। तो आउटपुट शो कराने के लिए मैंने यहाँ पर एक सी आउट नाम का एक लिखा, ठीक है। अब कुछ और ऑपरेटर्स यहाँ पर हम देख लेते हैं, यहाँ पर लिखे हुए हैं ऑपरेटर्स कौन कौन से तरह के होते हैं। सबसे पहले ऑपरेटर्स हैं यूनिरी ऑपरेटर्स। यूनिरी ऑपरेटर्स वो होते हैं, यूनिरी जैसा कि नाम इंडिकेट कर रहा है कि इनको एक ही ऑपरेंड की जरूरत होती है, ठीक है। इनको क्या होता है, एक ही ऑपरेंड की जरूरत होती है। फॉर एग्जाम्पल प्लस, ठीक है, माइनस, प्लस माइनस यूनिरी ऑपरेटर भी और बाइनरी ऑपरेटर भी है। फॉर एग्जाम्पल हम अगर किसी नंबर को नेगेटिव शो कराना है तो हम -5 लिखते हैं ना, या -6, ठीक है। एक +6 है, एक -6 है, तो यहाँ पर -6 एज अ यूनिरी ऑपरेटर काम कर रहा है। प्लस प्लस, प्लस प्लस क्या है, इसको कहते हैं इंक्रीमेंट ऑपरेटर, ठीक है। मिसाल के तौर पे यहाँ पर मैं लिखूँ अगर, या इसको ना कमेंट करते हैं, फॉर एग्जाम्पल एक मैं नया वेरिएबल लेता हूँ ए नाम का, और उस वेरिएबल में मैं अपना एक नंबर स्टोर करा देता हूँ। अच्छा, एक होता है वेरिएबल डिक्लेरेशन, एक होता है वेरिएबल इनिशियलाइजेशन। यहाँ पे जो मैंने काम किया ना, इसको कहते हैं वेरिएबल को मैंने इनिशियलाइज किया है, वेरिएबल इनिशियलाइजेशन, इनिशियलाइजेशन, ठीक है। दोनों में डिफरेंस ये है, दोनों में डिफरेंस ये है कि जब यहाँ पर मैंने वेरिएबल डिक्लेयर किया ना, तो उसको कोई वैल्यू असाइन नहीं की। वैल्यू कहाँ से है, जो यूजर ने इनपुट दिया ना, वो वैल्यू वहां पर आएगी। लेकिन यहाँ पर मैंने क्या किया कि जब मैंने अपना वेरिएबल डिक्लेयर किया, उसको साथ वैल्यू भी एक असाइन कर दी, 8, ठीक है। मैंने बताया ना ये असाइनमेंट ऑपरेटर है, तो 8 वैल्यू मैंने अपने एक वेरिएबल में असाइन कर दी, तो इसको कहते हैं वेरिएबल इनिशियलाइजेशन, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, अपने इस ए को प्लस प्लस करता हूँ, और अब मैं ए की वैल्यू को सी आउट करा देता हूँ, न्यू वैल्यू ऑफ ए, ठीक है। तो क्या आंसर आना चाहिए? 7 या नहीं 8 8 नहीं, 8 एट तो, 8 8 तो इनिशियल वैल्यू है ना। 9, सॉरी 9, हाँ बिल्कुल, +1 होगा इंक्रीमेंट। एग्जैक्टली तो ये जो इंक्रीमेंट ऑपरेटर है ना, ये क्या करता है, मेरी वैल्यू को प्लस कर देता है। फिर एक होता है डिक्रीमेंट ऑपरेटर, डिक्रीमेंट ऑपरेटर माइनस माइनस, ये मेरी वैल्यू को क्या कर देगा, एक माइनस कर देगा। यानी इसको ना इसका ये मतलब है, सिंपल वर्ड्स में, ए इज इक्वल टू A+1। ए प्लस प्लस का क्या मतलब है, ए इज इक्वल टू A+1, यानी आपका जो ए वेरिएबल था ना, उसमें जो भी वैल्यू थी उसमें आपने एक ऐड कर दिया। और ए माइनस माइनस का क्या मतलब है, ए इज इक्वल टू A-1, जो भी आपकी वैल्यू है उसमें से आपने एक माइनस कर दिया, ठीक है। तो अब जो आपके पास मेरी वैल्यू यहाँ पर इनिशियली 8 थी, यहाँ पर क्या हुई, 9 हो गई, फिर जब माइनस हुआ तो क्या हो गई, 7 हो गई, वापिस 8 हो गई, ठीक है। तो इसको मैं यहाँ पर दोबारा अगर मैं प्रिंट करवाता हूँ, तो मेरी जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, 7 आ जाएगी, और 8 आ जाएगी, ठीक है। तो पहले क्या हुई, इनिशियली 8 थी, प्लस प्लस होने की वजह से 9 हो गई, और जब दोबारा माइनस हुआ तो 8 हो गई। तो ये यूनिटी ऑपरेटर्स हैं जो एक ऑपरेटर पे काम करते हैं, एक ऑपरेंड पे, सॉरी, ठीक है। मुझे एक ही ऑपरेंड यहाँ पर मैंने दिया, यहाँ भी मैंने एक ही ऑपरेंड दिया, ठीक हो गया।
ये हो गए हमारे यूनिरी ऑपरेटर्स। फिर होते हैं कोई बाइनरी ऑपरेटर्स। बाइनरी ऑपरेटर्स क्या होते हैं? वो ऑपरेटर्स जिनको दो ऑपरेंड्स की जरूरत पड़ती है। जैसे प्लस है, इसको मुझे दो ऑपरेंड्स देने पड़ेंगे, ए प्लस बी। सर अगर ए प्लस प्लस की जगह प्लस प्लस ए लिखेंगे तो इसे कोई हाँ, इशू तो नहीं ना होगा? इसमें ना थोड़ा सा डिफरेंस है। इसको ना रीड करते हैं प्री फिक्स और पोस्ट फिक्स। जैसे ए प्लस प्लस का मतलब है कि ये पोस्ट फिक्स है, यानी इंक्रीमेंट बाद में हो रहा है। इसको जैसे हम करते हैं, एक मिनट, प्लस प्लस ए, तो रिजल्ट दोनों में सेम आएगा, लेकिन इसको कहते हैं पोस्ट फिक्स। सॉरी, प्री फिक्स। प्री का मतलब पहले और पोस्ट का मतलब बाद में, और इसे कहते हैं पोस्ट फिक्स। ठीक है, इसको ना डिफरेंस है थोड़ा सा, इसको इंशाल्लाह हम देखते हैं अभी ना। अच्छा, बाइनरी ऑपरेटर में दूसरा है माइनस। हमारा सिंपल है, ए प्लस बी, ए माइनस बी, फिर मल्टीप्लीकेशन है, फिर डिवीजन है, फिर ये मॉड है। मॉड होता है ना मॉड्यूलस, इसको कहते हैं रिमाइंडर शो करने के लिए। ठीक है, ये बहुत आगे यूज होता है। इंशाल्लाह इसके हम कुछ एग्जांपल भी अभी करेंगे, आज नहीं तो नेक्स्ट सेशन में। रिमाइंडर आपका, जैसे आपने 5 को 2 पे डिवाइड किया तो क्या रिमाइंडर बचता है? 1 बचता है ना। तो 5 मोड 2 जब आप लिखोगे ना तो आपका आंसर 1 आएगा। 5 मोड 2 लिखोगे तो आपका आंसर क्या आएगा? 1 आएगा। ठीक है, यानी जो रिमाइंडर है ना उसको शो कर रहा होता है आपका। तो ये हमारे यूनिक ऑपरेटर हो गए, बाइनरी ऑपरेटर हो गए। फिर होते हैं असाइनमेंट ऑपरेटर। असाइनमेंट ऑपरेटर एक तो ये है जिसको हमने पढ़ लिया, जिसको आप इज इक्वल टू कहते हो। मैंने बताया इसको इज इक्वल टू नहीं कहना। ठीक है, फिर होता है प्लस इज इक्वल टू, माइनस इज इक्वल टू, मल्टीप्लाई, डिवाइड, मॉडुलस। इसको हम देखते हैं। अच्छा, प्लस इज इक्वल टू, अगर मैं इसको इस तरह लिखूं, ए इज इक्वल टू ए प्लस टू, इसको मैं इस तरह भी लिख सकता हूं, ए प्लस इज इक्वल टू असाइनमेंट ऑपरेटर 2। ठीक है, इन दोनों का मतलब सेम है। ठीक है, इन दोनों का मतलब क्या है? सेम है। दोनों का आउटपुट सेम आएगा। तो इस चीज को आप इस तरह भी लिख सकते हो। फिर अगर मैं लिखता हूं ए इज इक्वल टू ए माइनस टू, आप इसको इस तरह भी लिख सकते हो, ए माइनस असाइनमेंट ऑपरेटर 2। ठीक है, दोनों का मतलब एक ही है। फिर आप लिखते हो ए असाइनमेंट सर ए आपकी मल्टी। स्क्रीन स्ट्रक हो गई है। स्क्रीन शो नहीं हो रही है या किसी को भी नहीं हो रही? नो स्टक सर, हुई हुई है। सही है स्टक हुई है, बिल्कुल। अब सही है। ओके, तो ए असाइनमेंट इज ए मल्टीप्लाई बाय 2। तो आप इसको इस तरह भी लिख सकते हो, ए मल्टीप्लाई असाइनमेंट 2। ठीक है, और इसी तरह डिवाइड का भी। तो ये शॉर्टकट्स हैं, यानी आप इस तरह भी लिख सकते हो और इस तरह भी लिख सकते हो, दोनों का रिजल्ट सेम है। तो जब आप ये लिखोगे प्लस माइनस मल्टीप्लाई, तो ये बाइनरी ऑपरेटर्स हैं आपके। लेकिन जब आप इस तरह लिखोगे तो ये आपके असाइनमेंट ऑपरेटर्स हैं, क्योंकि ये आपकी वैल्यू असाइन भी कर रहे हैं ए में। ये सिर्फ आपकी वैल्यू को प्लस कर रहा है, लेकिन ये जो है दूसरे वाला, ये आपकी वैल्यू को प्लस करने के साथ साथ असाइन भी कर रहा है ए को, तो इसलिए इसको असाइनमेंट ऑपरेटर कहते हैं। अच्छा, अब नेक्स्ट है कॉन्सेप्ट ऑपरेटर प्रेसिडेंस का, लेकिन उससे पहले मैं एक और चीज, ऑपरेटर्स हम ना थोड़े और कंप्लीट कर लें, फिर हम आगे चलते हैं। मैं एक सेकंड, एक मिनट मुझे दीजिएगा। हम्म, अच्छा, एक चीज, जो वेरिएबल जो मैं बता रहा था आप डिक्लेयर करते हो उसके, ये आपकी थ्योरी है, ये आपने पढ़ी होगी कि वेरिएबल को डिक्लेयर करने के कुछ रूल्स हैं। ठीक है, जैसे वेरिएबल का नाम जो है वो बहुत लंबा नहीं होना चाहिए। ठीक है, 1 से 255 तक उसकी स्पेस होती, अलाउड करेक्टर्स हैं। फिर वेरिएबल जो है वो किसी डिजिट से स्टार्ट नहीं होना चाहिए। ठीक है, वो किसी अल्फाबेट से स्टार्ट होगा या अंडरस्कोर से स्टार्ट होगा। फिर उसके बाद क्या है कि वेरिएबल जो का जो नाम होता है ना वो केस सेंसिटिव होता है, यानी अगर आप बड़े लेटर्स में लिखोगे और अगर आप छोटे लेटर्स में लिखोगे तो वो दोनों डिफरेंट, कंपाइलर दोनों को डिफरेंट ट्रीट करेगा। फिर एक ये भी होता है कि जो कीवर्ड्स, अच्छा कीवर्ड्स का कॉन्सेप्ट क्या होता है? ये जो हम लिखते हैं ना, जो की इंट हो गया, या आपके पास सी आउट हो गया, सी इन हो गया, तो ये जो है ना कीवर्ड्स होते हैं, इनको रिजर्व वर्ड्स कहते हैं। इनका स्पेसिफिक एक मीनिंग होता है हमारे यहाँ।
सी प्लस प्लस में या किसी भी लैंग्वेज में कुछ कीवर्ड्स होते हैं जिनका स्पेशल मीनिंग होता है, ठीक है, तो आप उनको वेरिएबल के नाम पे के तौर पे यूज नहीं कर सकते। जैसे इंट है ना, तो मैं यहाँ पर इंट इंट नहीं लिख सकता, ठीक है, या इंट फ्लोट, मैंने कहा मेरे वेरिएबल का नाम फ्लोट में रख लो, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। फ्लोट एक कीवर्ड है, उसने देखें एरर दे दिया, तो ये रिजर्व वर्ड है, इसको मैं यूज नहीं कर सकता। ठीक है, मैं अपने वेरिएबल का नाम ऐसा रखूंगा जो क्या हो, एक तो वो केस सेंसिटिव है, यानी अगर मैं कैपिटल ए लिखता हूँ और मैं स्मॉल ए लिखता हूँ तो वो दोनों को डिफरेंट ट्रीट करेगा। ठीक है, दोनों को उसने क्या किया, डिफरेंट ट्रीट किया, ये डिफरेंट है, वेरिएबल है, डिफरेंट है। फिर मैं दूसरे नंबर पे मैंने क्या बताया कि डिजिट से स्टार्ट नहीं मैं कर सकता। मिसाल के तौर पे मैं इंट 9 ए नहीं रख सकता, ठीक है, तो ये देखिए इसने एरर दे दिया। हमेशा मैंने अल्फाबेट से स्टार्ट करना है, हाँ, उसके बाद मैं डिजिट रख सकता हूँ, मैंने A9 अपने वेरिएबल का नाम रख लिया, मैं रख सकता हूँ, ठीक है। फिर मैं वेरिएबल का नाम जो है उसमें कोई स्पेशल करेक्टर इस तरह का नहीं डाल सकता जो अलाउड नहीं है। फॉर एग्जाम्पल M% तो आ सकता है, डॉलर साइन, हाँ, डॉलर साइन भी आ सकता है। कुछ ऐसे करेक्टर्स हैं जो आप नहीं डाल सकते, फॉर एग्जाम्पल यहाँ से हैश आप नहीं डाल, हाँ, हैश, हैश एक स्पेशल करेक्टर है, वो आप नहीं डाल सकते, ठीक है। डॉलर साइन आप डाल सकते हो, ठीक है। तो ये कुछ रूल्स हैं जो आपने याद रखने हैं अपने करेक्टर को डिक्लेयर करते हुए। ठीक है, नेक्स्ट मैं देख लूँ कोई कॉन्सेप्ट हमारा मिस ना हो जाए। इनपुट हमने देख लिया, आउटपुट, हाँ, ये चीज़ अब ठीक है। अब यहाँ पर हम चलते हैं ऑपरेटर्स, थोड़ा सा मजीद ऑपरेटर्स को देखते हैं। अभी तक हमने ऑपरेटर्स में कौन कौन से पढ़े? सबसे पहले हमने देखा अरिथमेटिक, एक तो वो टाइप है ना यूनरी बाइनरी, वो तो एक अलग टाइप है। अब हम थोड़ा डिफरेंट तरह से देखते हैं ऑपरेटर्स को। सबसे पहले अरिथमेटिक ऑपरेटर्स। अरिथमेटिक सिंपल जो मैथ्स के ऑपरेटर्स होते हैं जो आप पढ़ते हैं आए हैं, ठीक है, वो कौन कौन से हैं? जैसे प्लस है, माइनस है, मल्टीप्लाई है, ठीक है, डिवाइड है और मॉडुलस है। ठीक है, तो ये क्या है, हमारे अरिथमेटिक ऑपरेटर है। नेक्स्ट आपके पास जो है वो कौन से हैं? असाइनमेंट ऑपरेटर्स जो हमने देखे। जैसे आपके पास इज इक्वल टू, जिसको आप कहते हैं प्लस इज इक्वल टू, माइनस इज इक्वल टू, मल्टीप्लाई इज इक्वल टू और डिवाइड इज इक्वल टू। नेक्स्ट है आपके पास कंपैरिजन, पहले हम कर लेते हैं रिलेशनल ऑपरेटर्स। कंपैरिजन ऑपरेटर्स, कंपैरिजन ऑपरेटर्स वो होते हैं जो कंपैरिजन के लिए यूज होते हैं। यानी आपने क्या किया, दो वेरिएबल्स हैं, उनको आपने कंपेयर करना है। मिसाल के तौर पे ग्रेटर देन है, लेस देन है, ग्रेटर देन इक्वल टू है, लेस देन इक्वल टू है, ठीक है, और इसका नॉट इक्वल टू है। तो ये ऑपरेटर्स हैं जो कंपैरिजन के लिए यूज होते हैं, इनका इंशाल्लाह इंशाल्लाह भी हम यूज देखते हैं। अच्छा, उसके बाद होते हैं ऑपरेटर्स हमारे पास लॉजिकल ऑपरेटर्स। लॉजिकल ऑपरेटर्स में जैसे एंड और नॉट है ना, एंड आप पढ़ते हैं, नॉट, तो एंड के लिए क्या यूज होता है? एंड का साइन कहाँ गया, ये है। फिर और के लिए आप ये यूज करते हो, और नॉट के लिए जो है वो ये वाला साइन यूज होता है। ठीक है, तो ये हमारे पास एंड और नॉट ऑपरेटर है, इनका भी हम यूज देखते हैं आगे। सर और के लिए डबल लाइन यूज नहीं होती? ये सॉरी, और के लिए डबल एंड यूज होती है। एंड के लिए भी सर डबल आएगा। बस 10 मिनट का, 10 मिनट, हाँ, लगा दिए, फिर दे दें। अच्छा, तो सबसे पहले अरिथमेटिक ऑपरेटर्स तो हमने देख लिया। अब हम असाइनमेंट ऑपरेटर, असाइनमेंट भी देख लिया, कंपैरिजन ऑपरेटर्स देखते हैं। ठीक है, टाइम बचाने के लिए मैंने कुछ यहाँ पर कोड कॉपी किया है। अब यहाँ पर मैं दो वेरिएबल्स को यूज कर रहा हूँ, एक है मेरे पास इंट ए और दूसरा है मेरे पास बी। अच्छा, आप ये ख्याल रखना है कि अगर ए और बी नाम का वेरिएबल पहले डिक्लेयर कर दिया हुआ है ना, तो इसको दोबारा डिक्लेयर नहीं करना, क्योंकि
आपने पहले एक दफा डिक्लेयर कर दिया हुआ है, तो इसलिए यहाँ इस कोड को मैं कमेंट कर देता हूँ ताकि आगे कोई प्रॉब्लम ना हो। फिर उसके बाद फिर आपने क्या करना है कि यहाँ पे एरर क्यों शो कर रहा है ए, अच्छा, आपने क्या किया, ए और बी को हम कोई वैल्यू साइन कर देते हैं। ए को आपने 4 वैल्यू साइन कर दी और बी को हम कर देते हैं 5, 6 कर दिया, चलो ठीक है। अब हम ये हमारे पास क्या है, कंपैरिजन ऑपरेटर्स हैं जो हमने थर्ड नंबर पे लिखे हैं। अब आपके पास क्या है, इसमें सबसे पहले है ये वाला ऑपरेटर, ये चेक करता है इज इक्वल टू, ठीक है, कि दोनों ए और बी जो मेरे दोनों वेरिएबल हैं ये दोनों सेम हैं, दोनों इक्वल हैं। साथ इसको हम रन कर लेते हैं ताकि आउटपुट भी देखते जाएं। हाँ, सबसे पहले हमारे पास क्या है, इज इक्वल टू ये वाला, इसने क्या किया, मेरी आउटपुट दी 0, ठीक है। क्यों, ये ट्रू फॉल्स में एक्चुअली आंसर कर रहा होता है। मेरे ए और बी दोनों वेरिएबल्स एक दूसरे के इक्वल हैं, उसने क्या कर दिया, आंसर किया 0, यानी इसका मतलब ये फॉल्स है मेरी स्टेटमेंट। क्यों, क्योंकि ए और बी इक्वल नहीं है, दोनों डिफरेंट है। नेक्स्ट क्या है, ए और बी नॉट इक्वल टू, नॉट इक्वल टू है यानी मेरा ए और बी आपस में क्या है, नॉट इक्वल टू है, तो ये ट्रू है इस लाइन, तो इसने यहाँ पर आंसर कर दिया 1, यानी मेरी ये लाइन ट्रू है। फिर है ग्रेटर देन इक्वल टू, मेरा ए बी से ग्रेटर देन इक्वल टू है, नहीं वो तो लेस देन इक्वल टू है, तो उसने क्या कर दिया, इसको लाइन को फॉल्स शो कर दिया। अगला है लेस देन इक्वल टू, ए जो है मेरा वो बी से लेस देन इक्वल टू है। अब आपने ये नहीं देखना कि इक्वल टू भी होना चाहिए, नहीं, या तो लेस देन हो या तो इक्वल टू हो, दोनों में से एक कंडीशन फुलफिल हो गई तो मेरा ट्रू हो जाएगा। तो मेरा ए लेस देन इक्वल टू बी है तो ये मेरी ट्रू हो गई। और फिर ए ग्रेटर देन बी है, नहीं, फॉल्स हो गई, ठीक है। ए मेरा ग्रेटर देन बी नहीं है तो इसने 0 शो कर दिया। और फिर ए मेरा लेस देन बी है, बिल्कुल ये लेस देन बी है तो इसने यहाँ पर 1 शो कर दिया। तो ये मेरे हो गए कंपैरिजन ऑपरेटर्स, या इनको रिलेशनल ऑपरेटर्स भी कहते हैं, जो मेरा रिलेशनल शो कर ये एक्चुअली बूलियन यानी 0 1 में आंसर दे रहे होते हैं। नेक्स्ट है लॉजिकल ऑपरेटर्स, इसकी भी मैं कोड कॉपी कर लेता हूँ। लॉजिकल ऑपरेटर्स, अच्छा लॉजिकल ऑपरेटर्स कैसे हैं, जैसे यहाँ पर देखें। अच्छा, यहाँ पर एक और गलती होगी, एंड के लिए भी डबल साइन यूज करते हैं, ठीक है। एंड ऑपरेटर के लिए डबल एंड, और के लिए डबल दफा लाइन, और नॉट के लिए। अब यहाँ पर देखें, सबसे पहले मैंने क्या किया, ए और बी, ठीक है। अब ये क्या कर रहा है, इसको जरा गौर से देखें। ये एंड ऑपरेटर जो है ना, एंड ऑपरेटर से पहले वाला और बाद वाला दोनों ट्रू होंगे, जैसे आपने एंड गेट पढ़ते हैं ना, एंड गेट में क्या होता है, दोनों इनपुट 1 होगी तो आंसर 1 आएगा। तो इसी तरह इधर एंड से पहले और एंड के बाद जो एक्सप्रेशन है दोनों ट्रू होंगी तो एंड का आंसर आपका 1 आएगा। मिसाल के तौर पर ए इज इक्वल टू बी, हालांकि हमारा ये स्टेटमेंट फॉल्स है ना, क्योंकि 4 और 6 इक्वल नहीं है, तो इसका आंसर क्या आ गया, फॉल्स आ गया। ए लेस देन बी, इसका आंसर ट्रू है, तो इसका फॉल्स है, इसका आंसर ट्रू है, लेकिन ये मुझे क्या देगा, आंसर में फॉल्स देगा, क्योंकि ये एंड ऑपरेटर है, एंड ऑपरेटर के लिए दोनों जो है वो ट्रू होने चाहिए। नेक्स्ट आपके पास क्या है, और ऑपरेटर। सर और ये एंड ऑपरेटर दोबारा समझा दें। एंड ऑपरेटर में ये होता है कि एंड ऑपरेटर आपके पास दो एक्सप्रेशंस हैं, ये आपके पास, ये देखें इस चीज को, एक आपके पास क्या है, एंड से पहले है और एक एंड के बाद है। एंड से पहले मैंने लिखा है ए इज इक्वल टू बी, इसकी तो समझ आ गई ना, जो हमने पढ़ा है ऊपर, ए इज इक्वल टू बी। ये ए और बी को आपस में चेक करेगा, क्या ए और बी दोनों आपस में इक्वल है। ए और बी दोनों आपस में इक्वल नहीं है ना, क्योंकि एक 4 और 6 है, तो इसका आंसर वो क्या दे देगा, 0। फिर इसको वो चेक करेगा, ए लेस देन बी, ए लेस देन बी है, बिल्कुल है, ए छोटा है बी से, तो इसका आंसर वो 1 दे देगा। तो इसका आंसर 0 है, इसका आंसर 1 है। एंड ऑपरेटर के लिए ट्रू होने के लिए जरूरी है कि दोनों का आंसर 1 आए, तो इधर एक का आंसर 0 है, एक का आंसर 1 है, तो इसलिए ये आंसर मुझे फॉल्स देगा, ये 0 दे देगा। और ऑपरेटर क्या होता है, और ऑपरेटर ये होता है कि एक भी आपके पास इनपुट 1 है तो आप जरा याद करें, अगर आपने आईसीटी में पढ़ा होगा, गेट्स एंड गेट में क्या होता है, दोनों इनपुट 1 होंगी तो आंसर 1 आएगा। और में क्या होता है, एक इनपुट भी 1 है तो आंसर आपका 2 आ जाएगा। इसमें ये तो हमारे पास फॉल्स है, लेकिन ये आपके पास ट्रू है, तो इसलिए आपके पास ये मुझे ट्रू दे देगा, ये मुझे फॉल्स देगा यानी 0 दे देगा, और ये मुझे जो है वो ट्रू दे देगा। और नॉट ऑपरेटर क्या होता है, आपने नॉट ऑपरेटर पढ़ा है कि वो 1 को 0 कर देता है और 0 को 1 कर देता है, यानी ऑपोजिट कर देता है, इन्वर्ट कर देता है। तो ए इज इक्वल टू बी मेरा ओरिजिनली क्या था, फॉल्स था ना, क्योंकि वो दोनों इक्वल नहीं थे। तो जब मैंने नॉट का साइन यूज किया तो उसने उसको इन्वर्ट कर दिया और फॉल्स कर दिया। तो यहाँ पर आपके पास क्या आ गया, इसका आंसर क्या आ जाएगा, सॉरी, उसने इन्वर्ट कर दिया, इसका ओरिजिनली आंसर फॉल्स था तो इन्वर्ट किया तो आंसर ट्रू आ गया मेरे पास। तो इसको जब आप रन करेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा।
सर एक चीज कंफ्यूजन क्रिएट करी है कि जी ये जी। a इज इक्वल टू b लिखा है आपने, तो सिंगल हाँ इज इक्वल टू लिखें तो? हाँ, ये मैंने आपको बताया ना, ये दोनों डिफरेंस है। ये सिंगल इज इक्वल टू असाइनमेंट ऑपरेटर है, ठीक है। ये जो हम वैल्यू असाइन करने के लिए यूज करते हैं ना वेरिएबल को, जब हमने डिक्लेयर किया है यहाँ पर, तो यहाँ पर वैल्यू हम असाइन करें, ए को हमने 4 वैल्यू असाइन किया है, बी को हमने 6 वैल्यू असाइन किया है, तो इसको असाइनमेंट ऑपरेटर कहते हैं, ठीक है। ये डिफरेंट है, इसलिए मैंने आपको स्टार्ट में कहा था आपने इसको इज इक्वल टू नहीं कहना। ये असाइनमेंट ऑपरेटर है, आपके पास आपके ये वैल्यू को असाइन कर रहा है। हम मैथ्स में इज इक्वल टू इसको कहते हैं ना, इसलिए हमें जो है ना वो थोड़ा सा कंफ्यूजन होती है यहाँ पे। इज इक्वल, ये एक्चुअली आपके पास डबल इज इक्वल टू जो है ना, ये कंपैरिजन ऑपरेटर है, ये दोनों को कंपेयर करेगा। ये वैल्यू असाइन नहीं कर रहा, ये ए और बी को आपस में कंपेयर कर रहा है कि दोनों में दोनों की वैल्यू क्या एक जैसी है या नहीं। अगर दोनों की वैल्यू एक जैसी है तो 1 दे देगा, अगर नहीं है तो फॉल्स यानी 0 दे देगा। क्लियर? यहाँ पर हमारा आज का जो कंटेंट था, जितना मैंने सोचा था वो कंप्लीट हो गया है। अगर किसी का आज के लेक्चर से रिलेटेड कोई क्वेश्चन है सेशन से, तो पूछ लिया। कोई फीडबैक देना है, अगर कोई चाहते हैं कोई डिफरेंट तरीके से मैं कोई शामिल करूँ कोई चीज़, तो वो भी आप सजेस्ट कर दें। हमारे पास 3 मिनट है सेशन खत्म होने में। सर ये जो आपने ये आपके पास ये फाइल है, ये आप सेंड कर देंगे? जी इंशाल्लाह मैं कर दूंगा शेयर। सर ये रिकॉर्डिंग जो आप कर रहे हैं, जी ये भी मैं शेयर तो कर दूंगा, लेकिन आप कोशिश किया करें कि लाइव जो सेशन है ना उसमें अटेंड किया करें। वैसे मैं शेयर कर दूंगा रिकॉर्डिंग, क्योंकि लाइव में क्वेश्चन आंसर ज़्यादा ओके सर। इंटरेक्शन होती हैं, तो वैसे मैं रिकॉर्डिंग शेयर कर दूंगा। सर डबल सर इंडिकेटर, डबल जो है उसकी जगह हम फ्लोट यूज कर सकते हैं? क्या चीज़, क्या कह रहे हैं? सर मैंने कहा डबल ऑपरेटर जो है वो उसकी जगह फ्लोट यूज कर सकते हैं? जी जी कर सकते हैं, बिल्कुल फ्लोट ही ज़्यादा यूज़ करते हैं। अच्छा, वो कमेंट का एक पूछ रहे थे कि कमेंट मैंने किस तरह किया है। कमेंट करने के लिए ना ये सिर्फ वीएस कोड में है कि आपने जिसको लाइन को कमेंट करना है ना, जितनी भी लाइंस को उनको आपने सिलेक्ट किया, कंट्रोल और स्लैश फॉरवर्ड स्लैश का बटन होता है ना कीबोर्ड पे, कंट्रोल और फॉरवर्ड स्लैश का बटन दबाया। सर ये सिन्हा क्या कह रहे हैं, आपकी आवाज काट रही है। सर प्री और पोस्ट का डिफरेंस बता दें। किसका डिफरेंस? प्री और पोस्ट। हाँ, प्री और पोस्ट का डिफरेंस है क्या? प्री और पोस्ट का डिफरेंस ये होता है कि प्री जो है ना, ये आपके पास, जैसे यहाँ पर हम वापस आते हैं यहाँ पर, ये क्या करता है कि पहले तो ये पोस्ट फिक्स है, ये क्या करेगा अगर हम सी आउट के साथ इसको यूज करते हैं, ठीक है। सी आउट के साथ हम इसको यूज करते हैं ना, सी आउट ए प्लस प्लस, तो ये क्या करेगा, पहले ए की वैल्यू को प्रिंट करेगा और फिर उसमें प्लस प्लस करेगा, ऐड करेगा। यानी ये प्रेसिडेंस पहले किसकी है, पहले वो प्रिंट करेगा ए की वैल्यू को और फिर उसको वो ऐड करेगा। लेकिन अगर मैं इसको दूसरी तरह लिखता हूँ, ए प्लस प्लस को पहले लिखता हूँ, तो पहले ये क्या करेगा, उसकी वैल्यू को ऐड करेगा एक में और फिर उसको प्रिंट करेगा। तो ये दोनों में बस माइनस का डिफरेंस है, लेकिन ये माइनस का डिफरेंस भी आपका रिजल्ट को इफेक्ट करता है कि पहले आपकी, जब इसको आप प्रिंट कराएंगे ना, तो पहले ये ए की वैल्यू को प्रिंट करेगा और फिर उसमें बाद में ऐड करेगा, जबकि इसमें जो है वो पहले ऐड करेगा फिर उसमें प्रिंट करेगा। तो सेशन का टाइम खत्म होने लगा, 1 मिनट रह गया, तो अगर कोई क्वेश्चन है तो आप ग्रुप में भी पूछ सकते हैं। जी क्या कह रहे हैं? कंफ्यूजन है सी इन और सी आउट जो हम यूज करेंगे हमें किस तरह पता चलेगा? सी इन और सी आउट की यूज करेंगे तो सी इन और सी आउट है वो प्रोग्राम यूज करते हैं ना, तो हम किस फिर कैसे पता चलेगा किस प्रोग्राम में यूज करना है इन दोनों को? जब आपने इनपुट लेनी है यूजर से तो आप सी इन यूज करेंगे, जब आपने यूजर से कोई इनपुट लेनी है, और जब आपने कोई आउटपुट देनी है स्क्रीन पे तो उसके लिए आप सी आउट यूज करेंगे। सर नेक्स्ट सेशन कब होगा? नेक्स्ट इंशाल्लाह डिसाइड कर लेंगे, या तो नेक्स्ट वीकेंड में या वीकडेज में, अगर किसी दिन, तो इंशाल्लाह हम ग्रुप में डिसाइड कर लेंगे, ठीक है। ओके सर। तो फिर अभी after सेशन video. ओके खत्म होने सर। लगा है। पर्सनली बात कर सकते हैं डीएम के अंदर कोई चीज कंफ्यूजन हो तो?